Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with accounting principles. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है और इसके जो यूज़र्स हैं, क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं यहाँ पर फिनेंशियल अकाउंटिंग की, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्रीवियस वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आप इन टॉपिक्स को समझ गए होंगे एंड वी आर रेडी टू मूव अहेड. So before we dive into the topic, let me tell you that if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examination, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact to the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with accounting principles. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल तक डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड या फिर पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल जो है वो कैसे अप्लाई होता है अकाउंटिंग के अंदर, वो हमने देखा था यहाँ पर. तो अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर. तो अब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जो है उसको हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं मटीरियलिटी प्रिंसिपल के साथ. तो अब हम यहाँ पे इन दोनों प्रिंसिपल्स को रिलेट करके ही डिस्कस करेंगे. तो अब पहले फुल डिस्क्लोजर का मीनिंग हम देखते हैं. तो अब यहाँ पे हम एक टर्म जो है उसको फ्रीक्वेंटली डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग में या फिर बिजनेस टर्म्स में. तो यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर को हम ट्रांसपेरेंसी से समझ सकते हैं. तो अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होने का मतलब ये होता है कि जो भी सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसको हमें डिस्क्लोज करना है. कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे यहाँ पे जो यूजर्स हैं उनके अगर कोई डिसीजंस हैं वो अगर अफेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम मटेरियल इन्फॉर्मेशन कंसिडर करते हैं और उसको यहाँ पे डिस्क्लोज करना, ट्रांसपेरेंट रहना टुवर्ड्स दैट इन्फॉर्मेशन, उसको मेंशन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इम्पॉर्टेंट होता है. तो यही यहाँ पर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जो है वो डिस्क्राइब करता है कि यहाँ पर ऐसी सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे अफेक्ट कर सकती है यूजर्स के डिसीजंस को, जिसमें यहाँ पे मैनेजमेंट आता है. अगर मैनेजमेंट का कोई डिसीजन है उसको यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं या उसको अफेक्ट कर सकती हैं. ओनर्स के डिसीजन हो सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का डिसीजन हो सकता है. तो उनके डिसीजंस को, यूजर्स के जो डिसीजन है उनको अगर यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना होगा, उनको मेंशन करना होगा. तो अब यहाँ पे ये तो हमने देखा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंदर. तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे मटीरियलिटी प्रिंसिपल. अब मटीरियलिटी का मतलब है कि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मटीरियल है, रेलिवेंट है और इम्पॉर्टेंट है, मेंशन करना, उन सारी इन्फॉर्मेशन को हम मटेरियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं और इसको भी हमें डिस्क्लोज करना होता है. मटेरियल इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे इसी से है कि अगर उस इन्फॉर्मेशन से जो यूजर्स हैं उनके डिसीजंस जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मटेरियल बन जाती है, इम्पॉर्टेंट बन जाता है उसको डिस्क्लोज करना. तो इसीलिए यहाँ पे जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है और जो मटीरियलिटी प्रिंसिपल है वो इंटर रिलेटेड है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि फुल डिस्क्लोजर के अंदर हमें सारी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना है और मटीरियलिटी के अंदर हमने देखा कि जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकती है यूजर्स के डिसीजन को, उसको हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करना इम्पॉर्टेंट होता है. तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या यहाँ पर मटीरियलिटी प्रिंसिपल जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को, क्योंकि यहाँ पर फुल डिस्क्लोजर के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है उसको हमें डिस्क्लोज करना है, लेकिन मटीरियलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो भी मटीरियल इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसको हमें डिस्क्लोज करना है. तो इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं जो हमने पहले ही डिस्कस किया कि यहाँ पे अब ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मटीरियल है उनका डिस्क्लोजर करना इंपॉर्टेंट होता है. तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर, जिससे हम यहाँ पे जो ट्रू एंड फेयर व्यू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उसको जज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे जो फुल डिस्क्लोजर और मटीरियलिटी प्रिंसिपल है वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, वो इंटर रिलेटेड है कि हमें यहाँ पे जो भी सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना है. इसका एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे कि अगर लेट्स से कोई लो टर्नओवर्स जो हैं वो फेस करे हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसका जो रीज़न है वो वहाँ पे मेंशन करना चाहिए, उसका हमें डिस्क्लोजर देना चाहिए अकाउंटिंग बुक्स के अंदर, ताकि यहाँ पे जो रीज़न है वो वहाँ पे मेंशन हो जाए, क्योंकि वो यहाँ पे यूज़र्स का जो डिसीजन मेकिंग है उसको अफेक्ट कर सकता है और ये एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन भी है. इसीलिए यहाँ पे
फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए सारी ही मटेरियल इन्फॉर्मेशन का, जो भी ऐसी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, इसके यूजर्स के डिसीजंस को अफेक्ट कर सकती है, तो वो सारी ही इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे हमें डिस्क्लोज करना है। और मटीरियलिटी प्रिंसिपल में भी सेम ही कंसेप्ट है कि यहाँ पे जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करना इम्पॉर्टेंट होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो आई होप अब आप यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर और मटीरियलिटी प्रिंसिपल को समझ गए होंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज कंजर्वेटिज्म। तो अब कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को हम यहाँ पे प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल का जो मीनिंग है वो है यहाँ पर कि हमें जो पॉसिबल प्रॉफिट्स हैं उसको हमें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि यहाँ पे जो फ्यूचर में पॉसिबल लॉसेस हैं उसको हमें मेंशन करना है। तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हमें प्रोवाइड करना है फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस एंड नॉट फॉर द पॉसिबल प्रॉफिट्स। तो इसीलिए यहाँ पे हमें जो पॉसिबल प्रॉफिट्स हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करना, उनके लिए प्रोवाइड नहीं करना, उनको हमें एंटिसिपेट नहीं करना, बल्कि जो यहाँ पे पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं फ्यूचर में उसके लिए हमें प्रोवाइड करना है। तो इसीलिए इसको हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलते हैं या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रू एंड फेयर व्यू है वो हमें शो करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और यहाँ पे जो विंडो ड्रेसिंग है वो हमें नहीं करना होता कि हम यहाँ पे जो भी फ्यूचर में पॉसिबल प्रॉफिट्स हो सकते हैं उसको भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हम यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, जिसमें हम यहाँ पे जो ओरिजिनल पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की, जो ओरिजिनल फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हम यहाँ पे बेटर प्रेजेंट कर रहे होते हैं इन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन से हम यहाँ पे बेटर शो कर रहे होते हैं जब यहाँ पे, तो उसको हम यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग बोल रहे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि यहाँ पे हमें पॉसिबल प्रॉफिट्स जो हैं उनको हमें मेंशन नहीं करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे हमें पॉसिबल लॉसेस के लिए प्रोवाइड करना है। पॉसिबल लॉसेस को हमें वहाँ पे मेंशन करना है जिसमें हम यहाँ पे प्रोविजंस मेक करते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कंजर्वेशन को अडॉप्ट करना है रेदर देन रिकॉर्डिंग द पॉसिबल प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे कंजर्वेटिज्म के अंदर जो भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उसके लिए हमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है, उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड करना है हमें, लेकिन जो यहाँ पे एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स हैं उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिव लॉसेस होंगे उसके लिए हमें प्रोविजंस मेक करने हैं, उसको प्रोवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स हैं उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ताकि हम यहाँ पे एक रियलिस्टिक व्यू जो है फाइनेंशियल पोजीशन का ऑर्गेनाइजेशन की उसको देख पाएँ। तो यही यहाँ पे कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। तो अब यहाँ कॉस्ट कंसेप्ट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसा क्यों है कि इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोल रहे हैं? तो अब यहाँ पे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि अगर कोई एक एसेट है और उसको यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट थी एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब जितने अमाउंट में उस एसेट को परचेज किया है ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वो अमाउंट लेट्स से यहाँ पे 10 लाख था। तो अब यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें उस एसेट को 10 लाख रुपीज़ में ही हमें यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करना है, और यहाँ पे इसमें जो भी डिप्रिसिएशन हुआ होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को रिड्यूस करना है। तो अब यहाँ पे जो बुक वैल्यू है उस एसेट की वो यहाँ पे एक्चुअली 10 लाख ही रहेगी। यहाँ पे इसको हम जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस है जो एसेट का, उस पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे अगर हम इसको प्रेजेंट डे पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो प्रेजेंट डे पे जो उसका मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसको, बल्कि हम यहाँ पे जितनी उसकी कॉस्ट थी
जो कॉस्ट उसकी एट द टाइम ऑफ परचेज थी उसी कॉस्ट पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसकी बुक वैल्यू पे ही हम रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट वैल्यू पर नहीं। तो अब बुक वैल्यू पर ही हम यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है उसको रिड्यूस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो अमाउंट है उसमें रिडक्शन करेंगे, और यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू होगी प्रेजेंट डे पर उस पर हमें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है। इसीलिए इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बोल सकते हैं कि जो अमाउंट था उसका एट द टाइम ऑफ परचेज उसी अमाउंट पे उसे हमें रिकॉर्ड करना है। तो अब जब यहाँ पे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर हो रही है जैसे हमने ये देखा कि प्रेजेंट डे पे हम यहाँ पे जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, उस एसेट की उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर जब हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि जो एसेट का जो मार्केट प्राइस है वो इस अमाउंट से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। लेट्स से अमाउंट जो है वो 9 लाख हो जाता है, मार्केट वैल्यू जो है वो 9 लाख हो जाती है, और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो 12 लाख हो जाए। तो तब भी हमें यहाँ पे जो एसेट है उसको यहाँ पे जो उसकी कॉस्ट थी, जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जिस अमाउंट पे उसको परचेज किया था, और यहाँ पे उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डिप्रिसिएशन हुआ है उसको प्रोवाइड करने के बाद जो उसका अमाउंट आएगा हम उसी को यहाँ पे मेंशन करेंगे, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू को, चाहे वो उस 10 लाख से कम हो चाहे ज़्यादा हो, तब भी हमें यहाँ पे कॉस्ट प्रिंसिपल को ही फॉलो करना है। और इसीलिए हम यहाँ पे बुक वैल्यू के ऊपर ही या हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर ही उस एसेट की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यही यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर हम देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर, जिसमें हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उस पर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करके ही उसका जो अमाउंट होगा एसेट का फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट के अंदर यहाँ पर जो एक अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ हैं उसको हमें मैच करना है, और उसी के बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट्स या लॉसेस को कैलकुलेट या एवेलुएट कर सकते हैं। मतलब मैचिंग प्रिंसिपल के अंदर हमें यहाँ पे एक्सपेंसेस और जो रेवेन्यू है एक अकाउंटिंग पीरियड का उसको हम उसी अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करने चाहिए वो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू भी, तभी हम यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हैं, जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है उस अकाउंटिंग पीरियड में उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे, और उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो यही कहता है कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ उसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के उनको हमें कंपेयर करना होगा, ताकि हम यहाँ पे प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर पाएँ या फिर जो भी लॉसेस होंगे उसको हम वहाँ पे कैलकुलेट कर पाएँ। तो यही यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल के अंदर हम देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डुअलिटी प्रिंसिपल। अब डुअलिटी प्रिंसिपल जो है उसमें यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन जो है उसके दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल के टर्म्स में देखा था, जो है वो एक्चुअली एज लाइबिलिटी वर्क करती है बिजनेस के लिए टुवर्ड्स द ओनर। तो इसीलिए यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हो सकते हैं। कैपिटल जो है वो यहाँ पे लाइबिलिटी हो सकती है बिजनेस के लिए, इसीलिए यहाँ पे ये डुअलिटी प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है उसका यहाँ पे दो तरह से इफेक्ट हो सकता है, एक डेबिट हो सकता है और दूसरा क्रेडिट। तो इसीलिए डुअलिटी प्रिंसिपल पे ही यहाँ पे जो अकाउंटिंग है वो वर्क करती है, जिसको हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर भी देखा था। तो आई होप आप यहाँ पे डुअलिटी प्रिंसिपल को समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे जो लास्ट प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का वो है यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया मार्च मंथ में वो प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन अब वो जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रहा है अप्रैल में, और यहाँ पे उसका जो अमाउंट है वो रिसीव हो रहा है मई में।
तो यहाँ पे जो रेवेन्यू होगा उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है यहाँ पर जब उस प्रोडक्ट की सेल हो रही है। तो अब यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे रेवेन्यू से ही रिलेटेड होता है। इसको हम यहाँ पे रियलाइजेशन कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो रेवेन्यू है उसको हम उसी मंथ में रिकॉर्ड करेंगे जब यहाँ पे कोई भी ऑब्लिगेशन जो है वो अराइज हो रहा है या फिर एक्चुअल सेल्स जब मेक हो रही है, तभी हम उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे उसी टाइम पीरियड के अंदर। तो यही यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि जब यहाँ पे ऑब्लिगेशन में हम एंटर हो रहे हैं या फिर कोई ट्रांजैक्शन जो है उसमें एंटर हो रहे हैं, तभी हमें उसी टाइम पीरियड के अंदर वो जो रेवेन्यू है उसको हमें रिकॉर्ड करना है। अब चाहे इसका जो अमाउंट है वो रिसीव हो रहा है मई मंथ में, लेकिन वो जो सेल है वो एग्जीक्यूट हो गई थी, वो स्टैब्लिश हो गई थी यहाँ पे अप्रैल में ही। तो अप्रैल में ही हमें उसे रिकॉर्ड करना होगा उस रेवेन्यू को जो हमें रिसीव होने वाला है मई मंथ में, क्योंकि अब यहाँ पे ये अग्री हो गया होगा कि उसका जो अमाउंट है वो मई तक रिसीव होगा। इसीलिए हमें उस अमाउंट को यहाँ पे, क्योंकि ऑब्लिगेशन मेक हो चुका है एक मई मंथ के लिए, लेकिन अब वो जो ट्रांजैक्शन है उसमें हम एंटर हो गए थे अप्रैल मंथ में ही, तो इसीलिए अप्रैल में ही हमें उसका रेवेन्यू जो है उसको रिकॉर्ड करना है। तो इसी को हम यहाँ पे रियलाइजेशन कंसेप्ट या फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे रेवेन्यू से ही रिलेटेड होता है। सो विद दिस वी आर डन विद ऑल 10 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो आई होप आपको ये सारे ही प्रिंसिपल्स जो है वो समझ में आए होंगे, जिसमें हमने यहाँ पे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर देखा कि यहाँ पे जो ओनर है और बिजनेस है वो यहाँ पे सेपरेट एंटिटीज़ होते हैं, उनको हम सेपरेटली कंसिडर करते हैं। मनी मेजरमेंट में हमने देखा कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन मनी टर्म्स में कन्वर्ट हो सकती हैं उन्हें ही हमें रिकॉर्ड करना है। पीरियोडिसिटी में हमने देखा कि गोइंग कंसर्न से रिलेटेड है ये, अगर बिजनेस जो है वो फॉरसीएबल फ्यूचर तक रन करता है तो उसे हमें स्मॉल पीसेज में, स्मॉल पीरियड्स में ब्रेक करना है और उसके बाद उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेक करना है। फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी प्रिंसिपल के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसको हमें फुली डिस्क्लोज करना है टू द यूजर्स, उसे हमें रिकॉर्ड करना है। सारी ही मटेरियल इन्फॉर्मेशन को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेक करनी है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने देखा मटेरियलिटी और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। देन कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने वी हैव टू प्रोवाइड फॉर ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस बट नॉट फॉर द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स देखा था कि हमें यहाँ पे जो भी फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं उसके लिए प्रोवाइड करना है, लेकिन फ्यूचर लॉसेस को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, ताकि हम वहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू जो है उसको देख पाएँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। देन हमने देखा कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को, जिसमें हमें एसेट्स को, जो फिक्स एसेट्स हैं जिसमें बिल्डिंग हो सकती है, तो उसको हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट में। जिस कॉस्ट पे हमने उसे परचेज किया था, एट द टाइम ऑफ परचेज जो कॉस्ट थी उसी कॉस्ट पे हमें यहाँ पे, मतलब बुक वैल्यू पर ही हमें यहाँ पे उस एसेट को रिकॉर्ड करना है आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए मार्केट वैल्यू पर नहीं, बल्कि अब जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जिस कॉस्ट पे हमने उसे एक्वायर किया था उस एसेट को, उस फिक्स्ड एसेट को, उसी कॉस्ट पे हमें उसे रिकॉर्ड करना है। देन हमने मैचिंग प्रिंसिपल को देखा, जिसमें हमने देखा कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज जो है उसके डिफरेंसेस से ही हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज एक सेम अकाउंटिंग पीरियड की होनी चाहिए और उन्हीं एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को कंपेयर करके हम प्रॉफिट्स और लॉसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन डुअलिटी प्रिंसिपल को हमने देखा कि यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट होगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। देन हमने देखा रेवेन्यू रिकॉग्निशन को कि यहाँ पे जब ऑब्लिगेशन में हम एंटर हो रहे हैं या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन जब टेक प्लेस हो रही है, स्टैब्लिश हो रही है, उसी टाइम पर हमें उसका जो रेवेन्यू है उसको रिकॉर्ड करना है उसी टाइम पीरियड के अंदर। सो विद दिस वी आर डन विद ऑल 10 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो आई होप आपको ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वेंशंस को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।